इसलिए 6 महीना पहले चुनाव करा लिया गया। अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी वास्तविक रूप पर तब करेगी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, क्योंकि उस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। आपकी कोशिश ये होती है कि मेरी कमजोरी पर लोग फोकस ना करें और इस फोकस को डीफोकस करने के चक्कर में नीतीश कुमार ने एक शिगुफा फेंका है, जिस शिगुफा का ही परिणाम है कि आप हमसे ऐसे विषय पर गप कर रहे हैं जिसका कोई आधार मुझे नहीं दिखता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार मांझी प्रकरण के बाद जिस तरीके से हिले हैं और कमजोर हुए हैं, अब ये एक तरीके से मुद्दा को बदलने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह अंदेशा जताया है कि देश में लोकसभा के चुनाव 2023 में नहीं 2024 में नहीं 2023 में ही हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद यह सवाल है कि क्या वाकई देश में आम चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत गंभीर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद, पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। मैं नीतीश कुमार के इस बयान से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी की जो राष्ट्रीय राजनीति के हालात हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी बैकफुट पे है। कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी का वोट परसेंटेज स्टैग्नेंट रह गया और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ और न सिर्फ वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ, बीजेपी की सीटें अप्रत्याशित रूप से घटी और कांग्रेस की सीटें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। अप्रत्याशित शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि एक्सपेक्टेड जो कैलकुलेशन था उससे ज्यादा सीट कांग्रेस को आई है और बीजेपी को एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन से कम सीटें आई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी चुनाव करा के मुनाफे में नहीं रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इस समय बढ़त पे है और एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो छोटे छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका भी मनोबल कर्नाटक चुनाव के बाद बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में किस कैलकुलेशन के आधार पर कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव होगा, ये समझ से परे है। समय से पहले चुनाव हुआ था एक बार 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया था। इंडिया शाइनिंग के बैनर तले ये चुनाव हुआ था, मतलब इंडिया शाइनिंग नारा के बैनर तले। उस समय हुआ क्या था कि 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और बीजेपी अप्रत्याशित रूप से 3 राज्य जीती थी। तो बीजेपी का जो तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व था उसकी समझ ये थी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के पक्ष में माहौल है। अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्माई नेतृत्व और उनके कार्य के साथ लोगों का मत बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए 6 महीना पहले चुनाव करा लिया गया। अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी वास्तविक रूप पर तब करेगी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, क्योंकि उस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। आप पिछली बार के 2019 को याद कीजिए, बीजेपी के हाथ से राजस्थान निकल गया, बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश निकला और बीजेपी के हाथ से छत्तीसगढ़ निकला। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार, जिसमें एक जगह कांग्रेस की सरकार अभी भी चल रही, 2 जगह कांग्रेस की सरकार अभी भी चल रही है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। नतीजा यह हुआ कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में रूल कर रहा था, उसको यह समझ में आ गया कि मेरा कोर वोटर मेरे से नाराज है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% का आरक्षण देने के नाम पर बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक गेम की और उसका परिणाम यह हुआ कि एनडीए अलायंस की पूर्ण मेजोरिटी की
हालांकि पूर्ण मेजोरिटी बीजेपी को ही मिल गया, एक अस्थायी सरकार देश को मिला। तो अभी ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब रहा सवाल कि ये मेरा कैलकुलेशन है, नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। तात्कालिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के जो हालिया 3-4 दिन के घटनाक्रम है, पॉलिटिकल घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार की खुद की छवि जो है एज ए लीडर कमजोर हुई है। और जब आप कमजोर होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि मेरी कमजोरी पर लोग फोकस ना करें, और इस फोकस को डीफोकस करने के चक्कर में नीतीश कुमार ने एक शिगुफा फेंका है, जिस शिगुफा का ही परिणाम है कि आप हमसे ऐसे विषय पर गप कर रहे हैं जिसका कोई आधार मुझे नहीं दिखता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार मांझी प्रकरण के बाद जिस तरीके से हिले हैं और कमजोर हुए हैं, अब ये एक तरीके से मुद्दा को बदलने वाली बात है। मुद्दा को बदलने वाली बात है। एक दूसरा सवाल जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बिहार में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है वाकई, और बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कल 10:30 बजे रत्नेश सदा जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी अजीब बात नहीं लग रही आपको? थोड़ा मामला दिलचस्प नहीं लग रहा? कहाँ कांग्रेस 2 सीट मांग रही थी, 2 मंत्री पद मांग रही थी, कहाँ नीतीश कुमार कह रहे थे आरजेडी से लोगों को मंत्री बनाना है, आरजेडी का कोटा है, और कहाँ सिर्फ कैबिनेट विस्तार में एक चेहरे को जगह, रत्नेश सदा को जगह। क्या ये माने कि बाकी लोगों का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है 2024 तक? मुझे ऐसा लगता है कि कल के कैबिनेट विस्तार के बाद जो किचकिच होगा वो ज्यादा खट्टा होगा। कांग्रेस मांग रही थी कैबिनेट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की, कांग्रेस की मांग थी कि एटलीस्ट एक हमारा मंत्री और होना चाहिए, ये डिमांड है। और राजद के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है, वो डिमांड नहीं है। जो चीजें थी वहां से राजद को थोड़ा सा कम हुआ, उनके 2 मंत्री कारणवश परिस्थिति जन इस्तीफा देना पड़ा है। तो एक जगह डिमांड बना हुआ है और दूसरी जगह जो उनकी हिस्सेदारी कोटे के हिसाब से भी वो भी कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा तो उसके बाद राजद के अंदर भी इस बात के ये सवाल खड़े होंगे कि जब इतनी ही जल्दबाजी थी संतोष सुमन के जाने के बाद, संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद कैबिनेट का विस्तार करने का, तो फिर जो हमारा वास्तविक कोटा था जिस पर सहमति बन गई थी, हमारे यहां से भी 2 लोगों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए था, और कांग्रेस की डिमांड तो अपनी जगह पर है ही। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इन तमाम कैलकुलेशन को समझ रहे हैं। रत्नेश सदा को कैबिनेट में इंडक्ट करने के बाद क्या परिस्थितियां खड़ी होंगी, शायद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है। और इसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार ने पहले से एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया जो मुद्दा न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नया वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। सपोज कीजिए कि आप कह रहे हो कि मुझे नाश्ता नहीं मिला है, और उधर से गेट से कोई इंटर करे और कहे कि रात वाला भोज कैंसिल है, अब दोपहर में भोज हो जाएगा, तो आप नाश्ता की लड़ाई लड़िएगा या भोजन के लिए तैयारी कीजिएगा? आप तो भोजन की तैयारी में लग जाइएगा ना। बस इन्हीं चंद कारणों के कारण नीतीश कुमार ने एक माइंड गेम किया है। क्या लगता है आपको, क्यों जो आरजेडी का कोटा है उसको नहीं भरा जा रहा है? कांग्रेस जो डिमांड कर रही है उसको नहीं पूरा किया जाता है। खासकर आरजेडी की बात करें, आरजेडी तो सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी की चल नहीं रही है, या आरजेडी या तेजस्वी यादव, लालू यादव खुद ही अभी नहीं चाहते अपने विधायकों को मंत्री बनाना? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले एक बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से खबर फैल रही थी कि तेजस्वी यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हम लोग भी 1-2 बार उस विषय पर चर्चा किए थे। कल परसों तमिलनाडु में कुछ एक घटनाएं हुई हैं। एक रूलिंग पार्टी के दिग्गज नेता की ईडी ने नोटिस दिया और शायद गिरफ्तारी भी हुई है। कल ही तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है कि मेरी भी गिरफ्तारी उसी तरीके से हो सकती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिस पार्टी का नेतृत्व गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहनत कर रहा हो, उस पार्टी का आम लीडर कहां से जुबान खोल पाएगा कि हमको भी मंत्री बनाइए, और हमारा जो मंत्री पद का कोटा था वही पूरा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने बड़े सही समय पर ये दिखाने की कोशिश की है आम लोगों के बीच में कि ये सरकार भले महागठबंधन अलायंस की है,
चल मेरा ही रहा है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही रत्नेश सदा कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, वैसे ही महागठबंधन में शोर शुरू होगा कि राजद का जो वाजिब कोटा था वो क्यों खाली रह गया और कांग्रेस की डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे होंगे, ये दोनों पार्टियों के पास ये एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के आधार पर आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसको कह रहे हैं कि समय से पहले हो जाएगा, महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये भी तय होगा उस पर। तो देखिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर थे और कई महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत, कैबिनेट का विस्तार और सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार ने कही है कि लोकसभा के चुनाव 2024 से पहले 2023 में ही हो जाएंगे, इसी साल हो जाएंगे या हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।